हेलो डियर, आपका अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो पैरेललोग्राम्स के जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं वो हो सकता है आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे। पैरेललोग्राम के ऊपर प्लेन ज्योमेट्री के अंदर उतने खास क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए हैं। मेंसुरेशन 2D के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इस फिगर की बड़ी अंडरस्टैंडिंग तो देनी ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर मैं CDS से मैं क्वेश्चन पिक करके मैंने डाले हैं, ठीक है। और वो अभी टॉप टॉप के क्वेश्चन डाले हैं मैंने। तो अपनी NCERT के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप की गई है वो मैं इसके अंदर डेवलप करूँगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा आपका जोर लगे, तो टेंशन नहीं लेनी, सबका जोर लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करूँ फिर? चलो जी, कोशिश करो। और मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। एक आधे क्वेश्चंस को आप कर देंगे, मैक्सिमम को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे हैं। जब आप दूसरी बार तीसरी बार इन क्वेश्चंस को करेंगे तब आप देखना, आप इनकी नब्ज पहचानने लगेंगे। ABCD is a parallelogram in which diagonals AC and BD intersect आएगा, यहाँ पर intersect at O, ठीक है। इसके डायगोनल्स जो हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ EFGH आर मिड पॉइंट ऑफ AODO, AO का मिड पॉइंट है जी E, इसका मिड पॉइंट है F, इसका मिड पॉइंट है CO का G, इसका BO का मिड पॉइंट है H, EFGH, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, EFGH ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके पेरीमीटर का रेशियो और पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, ये आप कर लोगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। हमारे एग्जाम के हिसाब से बोलूँ तो ये मॉडरेट क्वेश्चन में आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दूं, ट्रैंगल OAB में देखो, ट्रैंगल OAB में E मिड पॉइंट है और HB मिड पॉइंट है। ट्रैंगल OAB में कुछ दिख रहा है? दो मिड पॉइंट को जोड़ दिया गया। ऐसा ही ट्रैंगल ODA में देखो, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। अब आप इजीली कर लोगे। तो एक पैरेललोग्राम है, देखो भैया, ट्रैंगल OAB के अंदर ये मिड पॉइंट है OA का, ये मिड पॉइंट है OB का। तो एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़कर अगर हम लाइन बनाते हैं तो वो तीसरी वाली के पैरेलल होती है और उससे हाफ होती है, ठीक है। यानी कि OE, यानी कि इससे, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इससे हाफ है ये। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखोगे ट्रायंगल OAD में OA का ये मिड पॉइंट है, OD का ये मिड पॉइंट है। हाँ जी सर, मिड पॉइंट्स को जोड़कर जो लाइन बनाई जाएगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होएगी और उससे हाफ होएगी, तो इससे हाफ है ये। ऐसे ही इससे हाफ है ये, ऐसे ही इस लाइन से हाफ है ये, ठीक है। तो पूरी ट्रायंगल का पेरीमीटर बन रहा है ABBCCDDA से, और अंदर वाली का पेरीमीटर बन रहा है इससे जो कि AB का हाफ है, इससे जो कि इसका हाफ है, इससे जो कि इसका हाफ है, इससे जो कि इसका हाफ है। तो हर एक साइड हाफ है, तो अंदर वाली का पेरीमीटर क्या होगा? हाफ होएगा बाहर वाली के कंपैरिजन में। तो अगर इसका पेरीमीटर 1 यूनिट होएगा तो इसका पेरीमीटर 2 यूनिट होएगा, 1:2 रेशियो। समझ में आ गई बात? EH इज इक्वल टू AB/2, HG इज इक्वल टू BC/2, GF इज इक्वल टू CD/2 एंड FE इज इक्वल टू DA/2 मिड पॉइंट थ्योरम से। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो नीचे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA/2, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
ये बताओ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। और कई बार है ना, आप क्वेश्चंस के अंदर इसलिए अनकंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि वो क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं, सेम क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं, बहुत इजी लगने वाले हैं। आप इसलिए अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उस तरीके से वो तरीका नया है, वो सिचुएशन नई है, या वो नई तरह के क्वेश्चन है, या वो आपने उतनी बार नहीं किए हैं। अनकंफर्टेबल नहीं होना, ठीक है, अननेसेसरी टेंशन मत लो। ये अनकंफर्टेबल नहीं होना कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, होगा। कौन रोक सकता है? मैं, कोई नहीं रोक सकता। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भैया। P एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड BC। तो DC का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है GR, ठीक है। द लाइन PR इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट Q। तो डायगोनल AC को Q पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन PR, ठीक है। ये मिड पॉइंट है इसका, जी हाँ, ये मिड पॉइंट है इनका, जी हाँ। द डिस्टेंस CQ विल बी इक्वल टू, तो ये जो डिस्टेंस है CQ, ये कितना होगा इन कंपैरिजन विद AD या BD। भैया जो BD की लंबाई है उसके कंपैरिजन में कितना होगा CQ, या AC की लंबाई है उसके कंपैरिजन में कितना होगा। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं हिंट दे देता हूँ। उम्मीद है कि ट्राई कर लिया होगा, तो अब मैं हिंट दे रहा हूँ भाई। आपने एक डायगोनल ड्रॉ करना है, एक तो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है, तो BD को ड्रॉ कर लो। फिर सोचो, फिर भी नहीं कर पा रहे तो अगली हिंट लो, पहले ट्राई कर लेना। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करो। देखो अगर मैं डायगोनल BD ड्रॉ कर दूं तो ट्रायंगल BCD के अंदर, ट्रायंगल BCD के अंदर CD का मिड पॉइंट है P, CB का मिड पॉइंट है R। एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ा गया, तो ये जो है ये इस पूरे के हाफ होएगी, इसके पैरेलल होएगी। जी हाँ सर। तो या तो रिलेशनशिप ये हो सकता है कि PR इज इक्वल टू BD/2, ऐसा कोई उत्तर है। सर BD/3 है, BD/4 है, यानी कि BD के टर्म्स में तो नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? देखो AC के टर्म में हो सकता है। तो AC के टर्म में आप कैसे जाओगे? किसी ट्रायंगल के अंदर इनके दो मिड पॉइंट को मिला दिया, ऐसा गया, मिड पॉइंट को मिला दिया गया, तो ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। छोटी ट्रायंगल की साइड 1 यूनिट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी है? 2 यूनिट। ऐसे ही मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी लाइन खींच दो, आप कोई भी लाइन खींच दो ऐसे, या फिर मैं इसको और तरीके से प्रूव कर सकता हूं, ये भी बता दूं, इसके अंदर कोई भी लाइन खींच दो ऐसे, कोई भी, ऊपर वाला पोर्शन 1 होएगा और नीचे वाला पोर्शन भी उतना ही होएगा, यानी कि ऊपर वाला 1 होएगा तो पूरा 2 होएगा, ऊपर वाला 1 होएगा तो पूरा 2 होएगा। तो हमने एक लाइन खींच रखी है CQ। अगर CQ की लंबाई 1 यूनिट होएगी तो CO की लंबाई 2 यूनिट होएगी, यानी कि QC विल ऑल्सो बी 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो ये दोनों डायगोनल है, हाँ जी सर ये दोनों तो डायगोनल है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ जी सर, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अगर O से उधर वाले हिस्से की लंबाई 2 यूनिट है तो O से इधर वाले हिस्से की लंबाई भी 2 यूनिट होगी। जी हाँ सर। तो अगर CQ की लंबाई 1 यूनिट है तो पूरे AC की लंबाई 4 यूनिट है, तो CQ इज इक्वल टू AC/4। दिस इज द आंसर। अदरवाइज आप एक और तरीके से कर सकते थे, देखो कैसे। मैंने डायगोनल BD बना दिया, हाँ जी सर, तो आप ये बोलोगे कि ट्रायंगल BCD के अंदर इन साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनी है PR, ये थर्ड साइड की हाफ होएगी और थर्ड साइड के पैरेलल होएगी, तो हम बोल देंगे कि ये पैरेलल है। आप बोलोगे जी हाँ सर पैरेलल है। अब आप किसी भी एक ट्रायंगल में आ जाओ, CDO में आ जाओ, या तो मतलब इस ट्रायंगल के जो दो हिस्से हो रखे हैं ना, या तो इधर वाले में आ जाओ या इधर वाले में, या CBO में आ जाओ। मैं ऊपर वाले में चल रहा हूँ, CDO में। तो ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हो चुकी है, जी हाँ सर। तो अगर ये इसके पैरेलल है और यहाँ पर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। भैया ये बेस के पैरेलल है तो इसको जिस रेशियो में बांट रही है उसी रेशियो में इधर बांटेगी, है ना। तो ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होएगा, ठीक है सर। फिर वही सेम अंडरस्टैंडिंग लगा दो, डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अगर इस पॉइंट O से ऊपर 2 यूनिट है तो पॉइंट O से नीचे 2 यूनिट होएगा, ठीक, क्लियर। आंसर इज AC/4। आगे बढ़ जाऊं। जैसे यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लग रही है? यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लग रहा है। पैरेललोग्राम की एक ही चीज़ लग रही है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये 2 है तो ये 2 है। पिछले क्वेश्चन में क्या लगा अपना? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा है।
तो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट क्यों है? इस कारण इंपॉर्टेंट है, वो ट्रायंगल ही है जो बार बार लगता रहेगा आगे जाके। सर्कल के अंदर भी ट्रायंगल लगेगा, पॉलीगन के अंदर भी ट्रायंगल के कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो हम चाहकर भी ट्रायंगल को नहीं छोड़ पाएंगे मैथ्स के अंदर। इसीलिए उसमें इतना टाइम लग जाता है कि जिस जिस तरह के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तरह की सिचुएशन में आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। इन ए पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो बाइसेक्ट्स BC। एक पैरेललोग्राम है भैया ABCD, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का जो बाइसेक्टर है, ये मैंने बाइसेक्टर बना दिया ऐसे, ये बाइसेक्टर है। दिस ऑल्सो बाइसेक्ट BC एट E, तो ये BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये BC को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब थोड़ा सा लंबा होएगा पैरेललोग्राम, ऐसे जाके BC को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया, यानी कि लंबे वाला बना लेते हैं। ये लो भाई, बताओ हमें कोई दिक्कत है? तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, वो सबके साथ होगा नॉर्मली। इन ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑल्सो बाइसेक्ट BC, तो ये BC के मिड पॉइंट पर जा रहा है, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है और इसके मिड पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि CE इज इक्वल टू EB, ठीक है जी। देन फाइंड AD, तो AD की लंबाई निकालनी है इन टर्म्स ऑफ AB के कंपैरिजन में कितनी है। वही चीजें यूज होंगी जो अब तक आप सीख चुके हो, वही चीजें बस पैरेललोग्राम में यूज हो रही हैं। हिंट दूं? जैसे मेरे को भी ऐसे करते करते पता लगता है, कई बार मैं एक बार सोच लूं फिर मैं आपको हिंट दूंगा। एक तो शायद यूज होएगा, AB के टर्म में बताना है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, तो या फिर चलो आप करो, मैं फिर सीधा करने ही लग जाऊंगा। पहले एक बार चीजें लिख लें कि जो जो भी इसने बताया उसी से पता लगेगा। जैसे मान लो अभी मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा, अभी करूंगा तो दिख जाएगा ऑफकोर्स, तो जो जो भी उसने बताया है उसको लिखूंगा और उसके बारे में सोचूंगा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दोनों थीटा है, तो अब देखेंगे भाई क्या होता है। हाँ, अब मुझे दिख गया, अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड बन रहा है कहीं पर, कहीं पर जेड बन रहा है क्या? बन तो रहा है। AD और BC पैरेलल हैं तो ये Z बन रहा है, ऐसे ये A है, ये D है, ये E है, यहाँ तक है, हालांकि ये B है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होएगा। तो सर इससे क्या हो गया बताओ, इससे क्या हो गया? ट्रायंगल ABE में क्या हो गया? ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ठीक है भी, ये भी इक्वल हो गया। इसकी जितनी लंबाई है उतनी इसकी है, उतनी इतनी है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। हाँ जी सर, ये भी इक्वल है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि AD की लंबाई देखो, इस हिस्से की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई है इस हिस्से की, और उतनी ही लंबाई है इसकी। अगर इसकी लंबाई 1 यूनिट है तो इस पूरे की लंबाई कितनी है? 2 यूनिट है। तो इस पूरे की लंबाई कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। उसने हमसे क्या पूछ रखा है कि AD कितना होगा AB के कंपैरिजन में, तो AB के कंपैरिजन में डबल है, दैट इज 2AB। तो इस क्वेश्चन में क्या है, लाइक है ही क्या? एंगल बाइसेक्टर है, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिया, उसके बाद बात खत्म हो गई। तो डिफिकल्ट तो नहीं है, बट अगर आपके लिए नया है तो अनकंफर्टेबल करेगा, सिंपल है। अब समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस जो आपको ज्योमेट्री में कई बच्चों को जो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं वो अपने नएपन के कारण कर रहे हैं। तो जैसे ही दोबारा करोगे मतलब आपके लिए 2 गुना ईजी नहीं होंगी चीजें, 4-5 गुना ईजी हो जाएंगी। तो डरो मत ज्योमेट्री से, आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिल करेगा ये चीज करने का कि यार ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, देखूं मैं अपना दिमाग लगाऊं, ठीक है? तो डरो मत, डर के ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन्हीं क्वेश्चन को आप मजे से करने लगोगे इन फ्यूचर। ABCD is a parallelogram, E and F are centroid of triangle ABD,
ठीक है भैया, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। E एंड F आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD का सेंट्रोइड और BDC का सेंट्रोइड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ EF, अगर E और F सेंट्रोइड है तो। ठीक है जी, तो मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि भाई इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। सबसे पहली हिंट ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो मिड पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं। और सेंट्रोइड जो पॉइंट है, जो केंद्रक है, वो माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से बनता है, मीडियन से बनता है। मीडियन भी मिड पॉइंट पर जाती है, मीडियन के ऊपर ही लाई करता है सेंट्रोइड। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, देखो अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो आपको इतना पता है कि ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट होएगा इसका। अब आप बताओ, उसने बोला है कि ट्रायंगल ABD, ABD, तो ये AB क्या है? AB तो एक मीडियन होगी ना भैया, एक माध्यिका हो गई ना ट्रायंगल ABD में। हाँ, तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं पर सेंट्रोइड होएगा जो कि है E। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये 1 होगा तो ये 2 होगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ट्रायंगल BDC में C, इसका नाम दे देते हैं O। CO भी एक मीडियन है क्योंकि मिड पॉइंट पर जा रही है। अच्छा जी, ये भी एक माध्यिका है, एक मीडियन है। इसी के ऊपर लाई करेगा अपना सेंट्रोइड जो कि इसको डिवाइड करेगा 1:2 रेशियो में। हाँ जी सर। अब आपको ये भी डाउट हो सकता है कि CO एक लाइन सेगमेंट है, इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड किया तो हो सकता है A हो और ये 2A हो। और AO एक लाइन है जिसको 1:2 रेशियो में डिवाइड किया, यानी कि इसकी लंबाई अगर B हो तो इसकी लंबाई 2B हो। क्योंकि भैया अगर किसी, मान लो अलग अलग साइज की लाइनें हैं, इसको भी मैंने 1:2 रेशियो में डिवाइड करवा दिया, इसको भी 1:2 रेशियो में, तो ये थोड़ी है कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन बराबर है। हो सकता है इस लाइन की लंबाई हो 200 और 100 और इसकी हो 20 और 10। बट यहां पर क्या मामला है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन बराबर है। क्यों सर? क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AO इज इक्वल टू OC, इट मीन्स 3B इज इक्वल टू 3A, देयरफॉर B इज इक्वल टू A। यानी कि यहां पर जो पूरी लाइन है और यहां पर जो पूरी लाइन है वो सेम है। इसी कारण अब यही काम हम मन मन में कर सकते हैं, ए और भी मानने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं। अब मन ही मन में ये सोच सकते हो ना भैया कि AO और CO की लंबाई तो सेम है, AO और CO, क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पूरी सेम है, तो यहां पर जो 3 यूनिट है वो यहां पर भी 3 यूनिट है। तो मैं इन वैल्यूज को आपस में यूज कर सकता हूं। सारा खेल है इन वैल्यूज को आपस में यूज कर पाने का और ना कर पाने का। अगर AO और CO की लंबाई अलग होती तो 1 और 1, यहाँ की 1 यूनिट अलग होती, यहाँ की 1 यूनिट अलग होती। ठीक है, तो हम कर सकते हैं आपस में यूज, क्योंकि यहाँ पे जो 3 यूनिट है यहाँ पर वो 3 यूनिट ही है। यहाँ की 3 यूनिट और यहाँ की 3 यूनिट बराबर है। ओके, अब उसने बोला है कि भैया AC की लंबाई 12 है। तो अगर AC की लंबाई 12 है तो 2, और उसने हमसे पूछा है कि फाइंड लेंथ ऑफ EF। EF की लंबाई बताओ। F ये वाला पॉइंट है। EF क्या है? ये, अगर पूरी लंबाई 6 है, EF 2 यूनिट है और पूरी AC जो है वो 6 यूनिट है। इस 6 की जगह एग्जामिनर ने 12 दे रखा है, तो इस 2 की जगह 6 दूनी 12, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, सॉरी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि EF जो है वो 1/3 है पूरी लाइन का, तो 12 का 1/3 यानी कि 4। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है भैया,
ए बी का मिड पॉइंट और सी डी का मिड पॉइंट। ए बी सी डी आर पी एंड क्यू। ए बी का मिड पॉइंट पी है और सी डी का मिड पॉइंट क्यू है। इफ ए क्यू एंड सी पी, अगर ए क्यू और सी पी डिवाइड द डायगोनल बी डी इनटू 3 पार्ट्स, ए क्यू और सी पी डायगोनल बी डी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बी एक्स यानी कि ये वाला एक्स है, एक्स वाई यानी कि ये वाला वाई है, एंड वाई डी, ये वाई डी हो गया इन 3 पार्ट्स में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है? ये तीनों बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे, कौन सी रिलेशन ट्रू है? तो प्रूव करो। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर होता है आपको अंदाजा आ गया होगा अब तक, है ना, बट फिर भी प्रूव करो, हम कोशिश करेंगे। मैं आपको हिंट दूंगा और ये प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको। हाँ, अब तक हमें इतना पता है कि P जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। और एक और बात, Q मिड पॉइंट है तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। और एक और बात बता दूं, पूरी जो ए बी है वो पूरी डी सी के बराबर है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर पूरी साइड हैं, पूरी साइड बराबर हैं, ये कंप्लीट साइड और कंप्लीट साइड इक्वल है, तो इनके हाफ पोर्शन भी इक्वल होंगे। पूरी साइड का हाफ क्या, आई मीन डी क्यू विल बी इक्वल टू ए बी, आधे आधे टुकड़े भी इक्वल होंगे, पूरी साइड इक्वल है तो। जी हाँ सर। और एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी पता है आपको, है ना? हाँ जी सर, आगे करो फिर। मतलब क्वेश्चन को करने का कुछ आसान रास्ता मैंने बता दिया है। चलो एक थोड़ी सी हिंट और दे देता हूँ, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल होएंगी। बस इस निशान को अगर मैं यहाँ पर बना दूंगा तो एक हिंट मिल सकती है आपको। पैरेलल हैं और इक्वल है। सोचो, देखो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। जी हाँ सर। तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा ही पैरेलल होएगा। जी हाँ सर। और अगर कंप्लीट लाइन सी डी इज इक्वल टू कंप्लीट लाइन बी ए, तो बी ए का हाफ और सी डी का हाफ भी इक्वल होएगा। हाँ जी सर। तो मैं बोल रहा हूँ ए पी सी क्यू इस ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देखो आपको क्या क्या कंडीशन पता होनी चाहिए। या तो एग्जामिनर ये बोल दे कि मेरे पास एक फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल हैं और ये वाली भी इक्वल है, तो 2 कंडीशन हो गई। क्या? ये वाला पेयर इक्वल है और ये वाला पेयर इक्वल है, उससे पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर वो ये दे दे कि एक फिगर है जिसमें ये वाला पेयर भी पैरेलल है, सिर्फ एक पेयर को पैरेलल बताएगा तो ट्रेपेजियम बन जाएगा ना भैया, और ये वाला पेयर भी पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। या फिर वो आपको ये बता दे कि मेरे पास एक फिगर है जिसमें ये वाला पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो अभी तो 2 कंडीशन दे दी एक ही पेयर के बारे में, बट 2 दे दी, तो भी ये पैरेललोग्राम सिद्ध हो जाता है। आप मान सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक, तो भैया ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड ए क्यू इज पैरेलल टू सी पी। इनको मैं पैरेलल बना सकता हूँ। जी हाँ सर, बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको फिर से हिंट देता हूँ। फिर अब देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ भाई। आप देखो ट्रायंगल बी ए वाई, ट्रायंगल बी ए वाई में बेस के पैरेलल कुछ खिंच गया क्या? अगर आप ये देख पाए तो इसके बाद अगला स्टेप होएगा ट्रायंगल डी सी एक्स। ट्रायंगल डी सी एक्स में बेस के पैरेलल कुछ खिंच गया क्या? चलो, अगर इससे भी हिंट समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा समझ में। ये इसमें बेस के पैरेलल ये लाइन खिंच गई, तो भैया अगर यहाँ पर बेस के पैरेलल ये लाइन है, तो अगर ये इसको 1:1 रेशियो में बांट रहा है तो ये पॉइंट भी 1:1 रेशियो में बांटेगा। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होएगा। जी हाँ सर, इतना तो कवर हो गया। अब देखो, कौन सा रंग लें? ये लो। इस ट्रायंगल डी सी एक्स के अंदर ये भी बेस के पैरेलल खिंच गया। जी हाँ सर। अब देखो,
अगर ये लाइन बेस के पैरेलल है, क्यों है सर ये बेस के पैरेलल, बिकॉज ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट इसको 1:1 रेशियो में बांट रहा है तो ये वाला पॉइंट भी तो 1:1 रेशियो में बांटेगा, जी हाँ सर। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, जी हाँ सर। तो देखो dy इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ये सारे इक्वल होंगे। तो क्या सर हम इस सिचुएशन को रट ले? वैसे रटने की जरूरत तो नहीं है भाई, रटने की वैसे जरूरत नहीं है, बट कभी भी अगर वो ऐसे करे कि भैया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको किसी भी एक ऐसे जोड़ दे, ऐसे जोड़ दे, मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। इसको ऐसे जोड़ दे, इसको ऐसे जोड़ दे, और ये डायगोनल खींच दिया, तो ये 3 बराबर हिस्से होंगे, 1 1 1। ये डायगोनल जोड़ दिया, 1 1 1, ये 3 बराबर हिस्से होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये अपनी एनसीईआरटी में है ये सिचुएशन, हालांकि उसने अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट रिलेवेंट है बिकॉज इस लेवल के क्वेश्चन वो पूछ लेता है जो 2-3 स्टेप्स में हो। अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हम। ये बताओ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। AB का मिड पॉइंट E है, F मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है। और ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन बराबर है, तो इनके आधे आधे हिस्से भी बराबर होंगे, हाँ जी सर। और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस पूरी लाइन इज पैरेलल टू दिस पूरी लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर AC की लंबाई 15 है, XY की लंबाई, तो मैंने क्या बताया, ये तीनों बराबर होते हैं, 1 1 1, लास्ट क्वेश्चन में किया ना। ये देखो ये बन गया, ये सेम ही है, तो 15 का 1/3 कर दो XY, 5 होएगा। बट सर हमें तो याद नहीं रखना, हाँ याद नहीं रखना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो रखना नहीं है, ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं। तो अब करें इसको, फिर से हम प्रूव करेंगे भाई। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पता क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, ये मत सोचो मैं ऐसे रटवा रहा हूं, इसको ऐसे करते हैं, जस्ट आप सिचुएशन को समझ लो इसको। तो पहले मैं इसको पैरेलल प्रूव कर रहा हूं, पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूं। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी साइड्स बराबर हैं, तो उनके आधे आधे पोर्शन भी बराबर होंगे। और ये पूरी लाइनें पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल होंगे। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया EBFD। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये जो लाइनें हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ऑपोजिट साइड्स है ना, बिकॉज ये। तो अब आप इन दो ट्रायंगल में देखोगे, एक तो आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी गई। तो अगर ये मिड पॉइंट है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये भी 2 बराबर हिस्सों में बटेगी, ये वाली लाइन भी। ऐसे ही अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, बेस के पैरेलल एक लाइन खींचती, ठीक है। तो अगर ये लाइन यहां पर इस लाइन को 1:1 रेशियो में बांट रही है, तो इसको भी 1:1 रेशियो में बांटेगी भाई। ये 1 है तो ये वाला भी 1 होएगा, ये 1 है तो फिर से आ गया अपना XY बाई AC इज इक्वल टू 1/3। अगर इस 3 की जगह 15 है तो इस 1 की जगह क्या होएगा, इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, फिर से एक और डरावना सवाल। इसमें मैं कई डरावनी कंडीशन करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो जो भी पॉसिबल हो सकता है मैं 10-12 क्वेश्चन के अंदर वो सारा करवा दूंगा आपको, ये फिगर कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक, और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसी फिगर तक सीमित नहीं है, यहां पर हमने ट्रायंगल की सिमिलरिटी यूज करी, तो वो कंसेप्ट भी आपका मजबूत हो रहा है। तो मैं जो भी करा रहा हूं उसके पीछे कुछ रीजन होगा, वो बेनिफिशियल होगा, इसलिए कराता हूं। तो बस आपका काम करते रहो। तो भाई यहाँ पर क्या क्या किया गया है देखते हैं। इन दी फिगर गिवन बिलो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम बोलोगे, जी हाँ सर। इफ APAQ CR CS आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स,
तो ये एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं ये सारे। ओके सर। देन ए बी सी डी इज ए, तो ए बी सी डी क्या है? सोचो, मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है क्या एंगल बाइसेक्टर के बारे में? एक क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर मैंने मिलाए हैं? मैंने ऐसा कुछ बताया है क्या कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ये दो एंगल बाइसेक्टर अगर एक दूसरे को यहां पर मिलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी। हाँ जी सर। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और इसके एंगल बाइसेक्टर यहां पर मिल रहे हैं ऐसे, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि लेट दिस बी सी, कि एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी प्लस क्यू। ये जो दो एंगल बच गए इनके सम का हाफ। और किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है सर? इनका सम तो 180 होता है। 180 का हाफ होगा ये, यानी कि 90 होगा। तो देखो आप सिर्फ इन दो एंगल बाइसेक्टर को देखो, उन ऊपर वाले दो एंगल के सम का हाफ होएगा। डिट्टो बनाया मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस सी, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 है तो उसका हाफ ये 90 हो जाएगा, ठीक है सर। अब इन एंगल बाइसेक्टर को भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है सर। तो सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल होएगा इन बाकी दो एंगल्स के सम का हाफ। इन दोनों का सम होता है जी 80, 80 का हाफ 90, ठीक है सर। अब फिर ध्यान से देखो, सिर्फ इन दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर को देखो, सिर्फ इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहां पर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर जो ये एंगल बनाएंगे ये होएगा बाकी दो एंगल्स का जो सम है उसका हाफ। इन दोनों एंगल्स का सम है 180, 180 का हाफ होएगा जी 90। और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होएगा। क्यों सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। सिमिलरली अब तीन एंगल 90 हो गए तो इसको तो वैसे ही 90 मान लेंगे हम, ये भी 90, ठीक है। तो चारों एंगल 90 के हो गए, ठीक है सर। तो या तो ये स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। जी हाँ सर। तो इसको स्क्वायर आप इक्वल प्रूव नहीं कर पाओगे, स्क्वायर इक्वल नहीं प्रूव कर पाओगे आप इसको। या फिर अब दो चीज़ों को नॉट इक्वल कैसे प्रूव करें? देखो ये चारों साइड इक्वल होगी तो स्क्वायर, नहीं इक्वल हुई तो रेक्टेंगल। तो इनको नॉट इक्वल भी प्रूव करने की चलो कोशिश कर ही लेते हैं एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी प्रूव हो ही जाएगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल दूसरे से बड़ा होएगा? भाई इसको इधर तिरछा कर दोगे तो ये वाला छोटा ये वाला बड़ा हो जाएगा। इन दोनों एंगल में से एक एंगल दूसरे से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों सर? इन दोनों का सम 180 है, अगर दोनों को बराबर कर दोगे तो 90-90 हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल ही ना बन जाएगी। तो एक एंगल तो बड़ा होना पड़ेगा। ऐसे तिरछा करोगे, देखो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, ठीक है सर हम मान गए। अब मान लो इस वाले एंगल की वैल्यू है 2Q, तो ये है Q, ये है Q। और इस वाले एंगल की वैल्यू है 2R, ये है R, ये है R। और इसका मुंह ज्यादा खुला है, तो मैंने ये मान लिया कि 2R इज ग्रेटर देन 2Q। इट इंप्लाइज दैट R इज ग्रेटर देन Q। हाँ जी सर, ये R है, ये एंगल Q से बड़ा होगा, तो R के सामने वाली साइड एंगल Q के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। ठीक है, इसको मेरे को कहाँ प्रूव करना चाहिए था? इसको मेरे को प्रूव करना चाहिए था, अगर मान लो ये हम प्रूव करते हैं, एक बार मुझे सोचने दो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम डायरेक्टली रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इक्वल प्रूव नहीं कर पा रहे। जनरली ऐसा होता है कि इक्वल प्रूव कर पा रहे हैं तो स्क्वायर, नहीं कर पा रहे तो रेक्टेंगल। तो अगर मैं अनइक्वल प्रूव करने की कोशिश करूं तो लेट मी थिंक, अगर ये Q है, अगर मैं इसको Q मान लूँ, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं हुआ ना तो हम इसको छोड़ देंगे फिर, ठीक है, रेक्टेंगल मान के आगे बढ़ जाएंगे। Q है तो मैंने क्या बोला था, R इज ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन Q है। एक खींचड़ी बन जाएगी सिर्फ इसको प्रूव करने में, इससे एक साइड बड़ी हो गई। अगर मैं इधर से इसको सोचूं तो इतना तो हम प्रूव कर चुके हैं, R बड़ा है यानी कि ये वाली साइड बड़ी है।
तो क्या मैं एस डी और आर बी, इसको देखो यार, इसको कॉमन सेंस से प्रूव कर सकते हैं। कॉमन सेंस से समझा देता हूँ। देखो जिस सिचुएशन में क्यू बी है, अच्छा कॉमन सेंस से नहीं वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। देखो कर ही देता हूँ मैं। क्यू है, ये आर है, ये आर है, ये लो, ये आर है, ये आर है। देखो ये ट्रायंगल देखो, पी डी एस आर क्यू, और ये आर क्यू और ये है, तीन एंगल सेम हो गए। हाँ जी सर, सिमिलर हो गई। हाँ जी सर, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। क्यों सर? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से। हाँ जी सर, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई। हाँ जी सर, बराबर हो गई। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं मेरे दिमाग के अंदर। ठीक है, अब क्यू बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में जो क्यू बी है दैट इज इक्वल टू एस डी। क्यू बी और एस डी बराबर हैं। ठीक है सर, ये दोनों बराबर हैं। मैंने क्या सोचा था दिमाग में, इनको अनइक्वल प्रूव कर रहा था ना। और पी डी और आर बी बराबर हैं, और ये आर बी ये छोटी है, आर बी छोटे वाले एंगल के सामने है, तो ये आर बी छोटी है, ये बड़ी है। अभी अभी मैंने सोचा था, या फिर इसको छोड़ दो यार, वैसे भी खिचड़ी बन रही है ना, इसको छोड़ दो आप। थोड़ा सा और सोच के मैं कर सकता हूं, बट मैं अपने प्रीसियस टाइम को गंवाना नहीं चाह रहा। ठीक है, दिस इज एनफ। आगे बढ़ते हैं। ये लो, कहाँ पर कितना बढ़ना है वो भी हमें ज़रूर है सोचना। नेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो नेसेसरी होगी मैं अपने आप बता दूंगा। ABCD is a parallelogram. Angle bisector of angle A and angle bisector of angle C cuts extended side. ये देखो, ये देखने में थोड़ा सा भयंकर लगेगा आपको क्वेश्चन, बट आप कर लोगे अगर थोड़ा सा भी। मैं आपको हिंट भी दूंगा, थोड़ा सा ही बेसिक से सोचोगे तो। ABCD is a parallelogram. Angle bisector of angle A and angle bisector of angle C cuts extended side DC. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एक्सटेंडेड साइड डीसी को काट रहा है। अच्छा, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर डीसी को एक्सटेंड करने पर काट रहा है। अच्छा जी, ऐसे काट रहा है। कहाँ पर? क्यू पर। ठीक है जी। और उसने क्या बताया है? और उसने बताया है एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी कट्स एक्सटेंडेड बी एट पी। तो बी ए को एक्सटेंड करने पर पी पर, तो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बी ए को एक्सटेंड करने पर पी पर काट देता है। ठीक है सर, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें बताना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू। अगर उसने बता रखा है एंगल ए इक्वल टू 50, बताओ। हिंट दूं? ऑल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम। देखो अगर एंगल ए 25 डिग्री है, सॉरी 50 डिग्री है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 25 डिग्री होएगा, इससे ऊपर 25 डिग्री होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। और ऐसे ही अगर एंगल ए 50 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल सी भी 50 डिग्री होएगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं एक पैरेललोग्राम में। जी हाँ सर। और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल 25 होएगा और इससे बाकी वाला 25 होएगा। जी हाँ सर। अब ध्यान से देखो, यहां पर कुछ बन रहा है क्या? यहां पर, बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं, z बन गया। यहां पर अगर 25 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल होएगा? यहां पर 25 डिग्री का। ऐसे ही देखो, अब z बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है। हाँ जी सर। अगर यहाँ पर 25 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का हो गया? ये 25 दब क्यों गया इसके नीचे? अच्छा, ये दबेगा ही। ये अगर 25 डिग्री का है, तो ये भी 25 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल पी भी 25 का, एंगल क्यू भी 25 का, 25 25 50, इन दोनों का सम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? The lengths of two sides of a parallelogram are these.
एक बार इसको करने की कोशिश करो। ये एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर लड़ाई हो जाए उसके डायगोनल्स की और उसकी साइड्स की, और खासकर उसके स्क्वायर्स, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स की और उसके साइड के स्क्वायर्स की, तो बराबर मामला रहेगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर अपने पास एक पैरेललोग्राम है ऐसे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स एक तरफ, सारे डायगोनल एक तरफ, सारी साइड एक तरफ। ठीक है, हाँ ऑल साइड्स लिखते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि एक डायगोनल है ए सी स्क्वायर, एक डायगोनल है बी डी स्क्वायर, एक टीम में ये। तो डायगोनल यार बड़े बड़े होते हैं, आपको खुद लग रहा है ए बी बेचारी छोटी सी, डायगोनल कितना बड़ा, बी सी बेचारी छोटी सी, उससे बड़ा डायगोनल बी डी। तो एक तरफ ये बड़े बड़े दो योद्धा और बाकी दूसरी तरफ छोटे छोटे सारे योद्धा, यानी कि सारी साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। बुक में ये कैसे मिलेगा, बिकॉज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो वो क्या करेंगे, वो इसको कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो बोल देंगे ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर या ए डी स्क्वायर कुछ भी, और ऐसे करके दे देंगे। बट हमें कैसे याद रखना है, हमें ऐसे नहीं याद रखना, हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, हम इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं याद रखेंगे, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, कि सारी साइड्स का स्क्वायर करके सम कर दो और सारे डायगोनल्स का स्क्वायर करके सम कर दो, तो वो इक्वल होते हैं। सर क्यों होते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं और हम करेंगे, क्योंकि ये प्रूव होएगा कोसाइन रूल से जो अपने सिलेबस के अंदर है। तो करो फिर प्रूव। मैं आपके लिए एक बार प्लेग्राउंड तैयार कर देता हूँ, सिचुएशन तैयार कर देता हूँ, वहां पर प्रूव करना। तो डायगोनल्स की लंबाई लेनी है, अच्छा जी, और उनका स्क्वायर करना है ना, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना। तो डायगोनल्स की लंबाई हो, स्क्वायर हो, साइड की लंबाइयों के स्क्वायर हो, उनका सम हो, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये वाला एंगल बन जाएगा भैया 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला डायगोनल खींच दूं तो इस एंगल के ऑपोजिट है। हाँ जी सर, ओके। और यहां पर अगर मैं कोसाइन रूल लगा दूं, तो कोसाइन रूल क्या होता है कि एंगल के ऑपोजिट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस। और तो इनकी मैं लंबाई ले लेता हूं, अगर ए बी की लंबाई है ए, तो सी डी की लंबाई भी होगी ए। अगर ए डी की लंबाई है बी यूनिट, तो इसकी लंबाई भी होगी भैया बी यूनिट। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये है अपना D1 डायगोनल 1। ठीक है, और ये है अपना D2 डायगोनल 2। तो मुझे D1 और D2 भी इंक्लूड करने हैं और मुझे सारी साइड्स यानी कि मुझे A और B भी इंक्लूड करना है। अगर मैं A को इंक्लूड कर लूंगा तो DC तो इंक्लूड हो ही जाएगी। ठीक है जनाब, अगर मैं कोसाइन रूल लगा दूं, कोसाइन रूल लगा दूं ट्रायंगल ABD में, तो बताओ क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल ABD में अगर मैं कोसाइन लगा दूंगा तो डायगोनल 1 का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डायगोनल 2 का स्क्वायर चाहिए, तो डायगोनल 2 का स्क्वायर, अब मैं कोसाइन लगा दूं ABC में, तो डायगोनल 2 का स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर। हाँ जी, मज़ा आ जाएगा। डायगोनल 1 का स्क्वायर चाहिए, डायगोनल 2 का स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर चाहिए। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा।
क्योंकि आप ट्रिगो में पढ़ोगे तो यहाँ पर ये मैं खुद बता रहा हूँ, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बताओ, अब मैंने बता दिया आपको प्रूव कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी डी वन का स्क्वायर यानी कि डायगोनल वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कोस थीटा। ठीक है सर। अब मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूं भैया इन ट्रायंगल ए बी सी, जो कि मैं लगाऊंगा ऊपर। इन ट्रायंगल ए बी सी 180 डिग्री माइनस थीटा है ये, तो इसके सामने ये एंगल मुझे पता है, इस एंगल को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस 180 माइनस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1+2 हमें क्या देगा भैया, -2ab और +2ab कोस थीटा कट जाएंगे, तो एक तरफ तो आ गए अपने d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ दो बार तो a स्क्वायर आ गया और दो बार b स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस a स्क्वायर की जगह मैं बोल सकता हूँ ab का स्क्वायर, अगले a स्क्वायर की जगह बोल सकता हूँ dc का स्क्वायर, इस b स्क्वायर की जगह बोल सकता हूँ bc का स्क्वायर, इस b स्क्वायर की जगह बोल सकता हूँ ad का स्क्वायर। तो इन ए वे सारे डायगोनल्स के स्क्वायर का सम और सारी साइड्स के स्क्वायर का सम करे तो वो बराबर हो रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा बताना जरा, डायरेक्ट आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ना, और क्या ही हो सकता है इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है आगे आप करोगे कि कोसाइन रूल लगवा लिया आपसे, साइन रूल लगवा लिया आपसे, तो उस वक्त आपको वो कोसाइन रूल लगाने की आदत ही नहीं होती, वो साइन रूल लगाने की आदत ही नहीं होती। एक आधा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ऐसे लगवा लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट आपको आदत ही नहीं होती, तो इसलिए करवा रहा हूं मैं ये सब, आप समझ पा रहे हो। ऐसे आपसे करवा लेगा दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दूसरा पूछेगा, उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, वो दिमाग चलाना कब सीखोगे। तो सर वो अब आप डर जाओ कि सर वो क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे। भाई वो एक आएगा, वो करना भी तब है जब बाकी सारे कर लोगे, बट कर भी तो तब पाओगे जब दिमाग डेवलप होएगा आज। तो सर उस एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ा रहे हो, नहीं। दिमाग जब डेवलप होएगा, जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो वो अप्लाई तो सब क्वेश्चन पर होएगी, तो सारे क्वेश्चन तेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, खुश रहो बस। प्रोग्रेस इज ऑन द वे। आपको पता नहीं है आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो, आपने सोचा नहीं है कि मेरे को वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लीजिए, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम है, इसकी दो साइड्स की लंबाई है 3 और 10, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, तो मैंने आपको बताया ही है, तो डायगोनल्स का स्क्वायर का सम, लेट दिस बी डायगोनल 1 एंड दिस बी डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब आपका दिल करे तो भैया ऐसे कर लो, 109 जो है वो दो बार है, यानी कि 218। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है जी स्क्वायर, वर्ग के ऊपर। स्क्वायर के बारे में सब बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं नोट्स में लिखा है, क्या नहीं लिखा है तो जितना याद है एक बार उतना अपनी नोटबुक के ऊपर करो, अभी रफ नोटबुक में वो सारा लिखो। कहीं वो अगर कहीं लिखा है तो लिखने के बाद वहाँ जाकर रिवाइज करो, अगर कहीं नहीं लिखा है तो आपको हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, वहाँ जाकर एक बार नज़र मारो, फ़ोन में डाउनलोड कर रखे होंगे, ऐप में ही है अपनी में, एक बार नज़र मारो फिर ये क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
बताओ। इन दी फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड ए बी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन इट्स साइड। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, जी हाँ सर। और इस साइड के ऊपर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है तो उसकी भी सारी साइड इसके बराबर होंगी, जी हाँ सर। फाइंड एंगल ए एफ बी, तो एंगल ए एफ बी बताओ। इफ ए सी इज डायगोनल, अगर ए सी डायगोनल है तो बताओ भाई कैसे बताओगे। हिंट दे दूं, ट्रायंगल ए बी एफ के सारे एंगल निकालने की कोशिश करो, ट्रायंगल ए बी एफ के सारे एंगल निकालने की कोशिश करो। अब मुझे इतना तो पता है कि भैया ये वाला एंगल तो 60 है, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल 45 है, क्यों सर? बिकॉज एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। कहाँ कहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है बताओ, आप मुझे फिगर बताओ। डायगोनल बाइसेक्ट्स दी एंगल्स एट दी वर्टेक्स इन स्क्वायर एंड रोम्बस, वर्ग में और समचतुर्भुज में। ध्यान है ना, कौन कौन सी फिगर में बाइसेक्ट कर रहा है, जिनमें चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया भैया 60 और 40, 105 हो गया, 180 में से घटाना है 75, आंसर इस ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं भाई। इन दी फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड बी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी सी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें बताना है एंगल डी ई बी, डी ई बी। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी तो सारी साइड इक्वल होंगी, हाँ जी सर। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तो सारी साइड इक्वल होंगी, और इस लाइन के ऊपर बनी हुई है तो इसी के बराबर होंगी सारी, हाँ जी सर। अब करो, ऐसा इक्वेशन पहले भी करवाया मैंने आपसे, पहले भी हमने किया है ट्रायंगल के बेसिक वाले में। देखो भाई, ये वाला एंगल कितने का होएगा, 90 का, और ये वाला एंगल कितने का होएगा, 60 का। अगर ये 90 है ये 60 है तो ये एंगल कितने का हो गया, 150 का। ट्रायंगल डी सी ई के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होएगा, 180, और सी ई इज इक्वल टू सी डी। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर की साइड है और इसी स्क्वायर की साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, तो ये तीनों साइड भी बराबर होगी। तो अगर ये दोनों बराबर होगी तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके जी, 180 में से 150 घटाओ, 30 आया, 30 को हाफ ऑफ कर दो, ये भी 15, ये भी 15। ठीक, अब बताओ कैसे निकालोगे। ये पूरा एंगल बी ई सी ये 60 डिग्री का है, उसमें से 15 डिग्री यहाँ खर्च हो गए, तो बाकी का 45 डिग्री यहाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर अभी। बताओ, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्स इज ए पॉइंट ऑन सी डी, सी डी के ऊपर एक पॉइंट है एक्स, पता नहीं कहाँ पर है, देखते हैं। सच दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी ओ, अब ये ओ कहाँ है पता नहीं। फाइंड दिस, ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, जहां पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, ये। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं। एक्स इज ए पॉइंट ऑन सी डी, सी डी के ऊपर एक पॉइंट है एक्स, सच दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी ओ, डी ओ की लंबाई के बराबर है ये डी एक्स, यानी कि दिस डी ओ इज इक्वल टू दिस डी एक्स। अब ये बोल रहा है एंगल डी ओ एक्स, अच्छा, और एंगल एक्स ओ सी, इन दोनों एंगल्स का रेशियो निकाल दो। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ फिर। कोई मुश्किल बात नहीं है, बट ये जो एंगल्स हैं ये पॉइंट्स में आएंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। करें फिर, देखो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो वर्टेक्स पर जो एंगल है उसे बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल डी ओ एक्स के अंदर, ट्रायंगल डी ओ एक्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे,
है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। जी हाँ, तो 180 में से 145 घटा दो, कितना बचेगा? 180 में से 45 घटा दो, 135, 135 बचेगा। तो ये भी 135/2 है, ये भी 135/2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं 135/2 को पॉइंटों में लिखूंगा तो आ जाएगा 67.5। 90 में से उसको घटाऊंगा फिर ये पॉइंटों में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये करता हूं, एंगल DOX डिवाइडेड बाई एंगल DOC ही कर लेता हूं। रेशियो ही तो चाहिए ना मुझे इसका और इसका, तो पूरा DOC 90 डिग्री का है। मैं ये कर लेता हूं ऐसे, ये 135/2 है और नीचे वाला है 90। तो भैया 45, ये 135, 45 दूनी 90, तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला एंगल 3 यूनिट है तो ये पूरा एंगल 4 यूनिट है। ठीक है, एंगल DOC 4 यूनिट है ये पूरा, और ये वाला 3 यूनिट है। तो ये वाला 3 यूनिट हो गया, तो ये वाला 1 यूनिट हो गया, 3:1 रेशियो हो गया। करने को मैं पॉइंट में निकाल के भी कर देता, बट ये वाला इजी रहा हमारे लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं फिर, ये बताओ। ABCD इज ए स्क्वायर और एक और बात, इतने कमजोर मत बनाओ, कई बच्चे बोल रहे हैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। इतने मतलब इस ऐसे बेइज्जती कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। बार बार करो उसी चीज को, हो जाएगी आसान। अभी इतने कमजोर बन जाओगे ऐसे करोगे, डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। मैं तो इतने एंटरटेनिंग वे से, इतने कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्टली रटवाने लग जाता तो छोड़ के ही भाग जाते मैदान तुम, कह रहे सर इतनी चीजें रटवा रहे हो। ये चीजें डायरेक्ट रटवाई जाती हैं, ये रट लो भाई ये ऐसे होता है, और उनके बुकिस प्रूफ्स बताए जाते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बताई जाती, तो और ज़्यादा बर्डन हो जाता है यही सिलेबस। तो इतने कमज़ोर मत बनो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना सीखो, अनकंफर्टेबल होने में कंफर्टेबल होना सीखो, कि कोई नहीं, हो ही जाते हैं अनकंफर्टेबल यार, हम चलते रहेंगे, देखते हैं क्या नहीं, क्यों नहीं होएगी ये चीज़ें, क्या होता आगे देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इतनी जल्दी मोटिवेशन मत खो, मतलब इतने ही छोटे सपने थे क्या, एक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, मोटिवेशन खो दी, यही औकात थी। अपने बड़े हैं, मेहनत बड़ी होगी, थोड़ा सा लंबा रास्ता, थोड़ा लंबा होगा, बट उस रास्ते को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आपका साथ चाहिएगा भाई उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं, लगो, आराम से करो, करते रहो बस, फिर देखना क्या मज़ा आ जाएगा एंड में। ABCD इज ए स्क्वायर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है जी M, एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और BC का मिड पॉइंट है भैया N। DM एंड AN आर ज्वाइंड, DM और AN को ज्वाइन कर दिया, एंड दे मीट एट O, और ये O पर मीट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले मैंने करवाया है कि ये वाला एंगल बताओ ऐसे, ठीक है, बट छोड़ो। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है? तो पहले तो मैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन को इसको करवाऊंगा, फिर मैथमेटिकली करेंगे। देखो, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है चार तरफ से, भैया चारों साइड इक्वल हैं, चारों एंगल इक्वल हैं, ऐसी फिगर को बोलते हैं रेगुलर फिगर। ठीक है, सम आकृति, एक सम आकृति है ये। ठीक है, चार तरफ से सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से। ठीक है, तो इसके एक वर्टेक्स से मैंने पास वाली साइड के मिड पॉइंट पर लाइन खींच दी। ओके सर, तो यहां पर कुछ सिचुएशन पैदा हुई होगी, हाँ जी सर हुई होगी। ऐसे ही इसके एक वर्टेक्स से मैंने पास वाली लाइन के मिड पॉइंट पर एक लाइन खींच दी। ठीक है सर, तो क्या ये सेम सिचुएशन हो गई क्या भाई? अगर अपनी फिगर ऐसे तिरछी होती और मैं इसके इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पर लाइन खींचता और इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पर लाइन खींचता, तो देखो इन लाइनों की लंबाई अलग अलग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग अलग होते और सेम सिचुएशन नहीं हो रही क्रिएट।
बट यहाँ पर तो चीजें सिमेट्रिकल है। सेम काम किया मैंने एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर दे मारी लाइन, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर दे मारी, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सेम है भैया। अब फील हो रहा है आपको कि सिचुएशन तो सेम है। तो अब देखते हैं ओ ए इज टू ओ एम, ओ ए इज टू ओ एम, इसके बारे में तो कुछ फील नहीं हो रहा होगा कि 1:2 क्या। आगे देखते हैं ए एन रेशियो एम डी, तो ए एन रेशियो एम डी क्या सेम सिचुएशन में है क्या? इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर जो लाइन खींची थी उसी को एम डी बोल रहे हैं, और इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर जो लाइन खींची थी उसी को ए एन बोल रहे हैं। तो सेम सिचुएशन है, सिमेट्रिकल फिगर है, खत्म, ऑप्शन बी। और क्या मैं आपको तुक्का मारना बता रहा हूं? नहीं, ये तुक्का नहीं है। अगर आप मुझे सिमिलर एक सिचुएशन दोगे, एक सिमिलर नहीं मतलब कि रेगुलर एक फिगर दोगे और उसमें सेम काम करोगे, गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग चीजें हैं वो सेम होंगी। अंडरस्टैंडिंग है, तुक्का नहीं है, समझ रहे हो? अब मैथमेटिकली कर लें, चलो जी। तो भाई यहां पर मैं देख रहा हूं ट्रायंगल डी एम एंड ट्रायंगल बी एम, बी एन सॉरी, डी ए एम है ये, है ना? ठीक है, तो डी ए इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर की साइड और स्क्वायर की साइड सेम, आप बोलोगे जी हाँ सर। और ए एम इज इक्वल टू एन बी, बिकॉज एम मिड पॉइंट है, स्क्वायर की साइड का आधा, स्क्वायर की साइड का आधा, हाँ जी सर। और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दो डंडे वाली साइड 90 डिग्री का एंगल, एक डंडे वाली साइड, ये पूरी दो डंडे वाली साइड 90 डिग्री का एंगल, एक डंडे वाली साइड, या फिर स्क्वायर की पूरी साइड 90 डिग्री का एंगल आधी साइड, स्क्वायर की पूरी साइड 90 डिग्री का एंगल आधी साइड। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं? वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे कि सेम काम कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट चीजें बनेंगी। वही मैं बोल रहा था, बट कॉमन सेंस की लैंग्वेज में, मैथमेटिकली नहीं। ठीक है, तो अब भैया कॉन्ग्रुएंट हैं चीजें, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट 90 के सामने वाली और 90 के सामने वाली ये जो चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने कॉन्ग्रुएंस यूज की है, एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट यूज किया है। बस स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी उठा ली कि इसकी साइड्स जो हैं बराबर होती हैं और ये एंगल जो हैं बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं तो भाई आगे हम करने वाले हैं भैया रोम्बस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ है पहले तो खुद लिखोगे आप, आपको जितनी भी याद हैं, कि मुझे इतनी याद हैं। फिर अगर मैंने जब बताई थी तब कहीं पर लिखी होंगी तो वहाँ पर नज़र मार लो, नहीं लिखी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं ऐप के अंदर उनके ऊपर एक बार नज़र मार लो, देख लो कौन कौन सी आपने मिस कर दी, कौन कौन सी इंक्लूड कर ली। फिर आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं आपको बहुत सारा होमवर्क बीच में देता रहता हूँ, बट कोई नहीं, ऐसे ही सीखोगे। The ratio of angle A and angle B of a non-square rhombus ABCD is 4:5. non-square rhombus यानी कि गैर वर्गीय, इसका मतलब है कि एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। भैया स्क्वायर भी तो एक रोम्बस ही है, एक ऐसा रोम्बस है जिसका एंगल 90 डिग्री है। तो जस्ट वो ये बताना चाह रहा था कि भैया स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। ठीक है, ओके। ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम ही होता है, हाँ जी सर। तो यानी कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हाँ जी सर। तो उसने बोला है एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो 4:5 है, 4:5 है। ये अगर 4 है तो ये 5 है, तो भैया इन दोनों का सम क्या है? 5 और 4 9। लेकिन ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है किसी भी पैरेललोग्राम में। इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। तो कितने गुना है? तो ये भैया 20 गुना, 20 नहीं में 180। तो 4 का 20 गुना ये 80 है, 5 का 20 गुना ये 100 है, 20 5 100, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री। वो बोल रहा है एंगल सी बताओ, तो एंगल सी तो एंगल ए के बराबर होएगा, तो ये भी 80 डिग्री है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ABCD इज ए रोम्बस हुज साइड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC को 20 डिग्री बना देते हैं भाई।
ये बना दिया मैंने एंगल ए बी सी 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और ये 120 है तो इसके ऑपोजिट वाला भी 120 हो जाएगा, और ये 60 है तो इसका ऑपोजिट वाला भी 60 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ बस ये पता होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ए बी की लंबाई है 4, अगर इसकी लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई भी 4 है, तो इसकी लंबाई भी 4 है, हर एक साइड की लंबाई भी 4 है रोम्बस में, तो ओके सी। तो विकर्ण बी डी की लंबाई बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया है, इन रोम्बस में एंड स्क्वायर, इन रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। डायगोनल जो हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये तो 60 है, 60 60 60, तो ये क्या बन गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अच्छा जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर ये वाली साइड 4 है तो ये वाली साइड भी 4 होगी जी, हाँ सर। तो इस रोम्बस की लंबाई क्या हो जाएगी जी, 4 साइड के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, फिर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक रोम्बस बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक रोम्बस बना रहा हूँ जिसका एक एंगल 120 डिग्री है, या फिर मैं ये बोल दूँ जिसका एक एंगल 60 है। अगर कोई भी एक एंगल मैंने बता दिया तो चारों एंगल पता लग जाएंगे। तो ऐसा रोम्बस जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, या तो मैं ऐसे बोल दूँ या मैं ऐसे बोल दूँ कि ऐसा रोम्बस जिसका एक एंगल 120 डिग्री है, एक ही बात है। तो बिकॉज ये एंगल 120 डिग्री है तो ये डायगोनल इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। हाँ जी सर, तो चाहे एक एंगल 60 बोल दूं या 120 डिग्री बोल दूं, तो क्या होगा, उस रोम्बस के छोटे, ये छोटे वाला डायगोनल है ना भैया, देखो आपको खुद लग रहा है ये बड़े वाला है, तो छोटे वाला जो डायगोनल है वो रोम्बस की साइड के बराबर होगा। अगर रोम्बस की साइड ए है तो उसकी लंबाई भी ए होएगी। क्यों? क्योंकि छोटे वाले डायगोनल को बनाने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो छोटे वाले डायगोनल की लंबाई क्या होगी, साइड के बराबर। अगर इसी रोम्बस को मैं ऐसे बना दूं, या फिर इसी रोम्बस में अगर मैं बड़े वाला डायगोनल ढूंढने चलूं, तो आपको इतना तो पता चल गया कि सर छोटे वाले डायगोनल को बनाने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। कितनी इक्विलेटरल बन रही है सर, 2 बन रही हैं। ठीक है जी। अगर मैं ये बड़ा वाला डायगोनल निकालूं, तो मैंने आपको एक बात बताई है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये ए ओ है, ए ओ इज एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इन ट्रायंगल ए बी डी। ए ओ तो एल्टीट्यूड बन गई, ए बी डी में ए ओ एल्टीट्यूड, क्योंकि 90 डिग्री बना रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए। तो अगर इसकी साइड ए है तो इसकी हाइट ए ओ हो जाएगी √3/2 ए। ऐसे ही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी हाइट, क्योंकि इसकी साइड भी ए है भैया, ये ए है तो ए है, ए है, तो इसकी लंबाई भी √3/2 ए हो जाएगी। तो पूरे ए सी की लंबाई, पूरे डायगोनल ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है उससे डबल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है उससे डबल, इधर भी उतनी है, तो वो हो जाएगी √3a। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया एक रोम्बस है, उसका एक एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए तो इन रोम्बस या समचतुर्भुज, इन रोम्बस हैविंग एन एंगल
इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर डायगोनल क्या हो जाएगा, साइड के बराबर, इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू ए। एंड लार्जर डायगोनल, बड़े वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, √3 इंटू साइड। क्यों, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होने से भैया, मैं आपको ये रटवा नहीं रहा, आपको ये रटना नहीं है, सुनो, 60 डिग्री एंगल है तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, तो छोटे वाला डायगोनल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही होता है। हाँ जी सर। और बड़े वाला जो डायगोनल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो हाइटों के बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a, लेकिन वैसी वैसी दो हाइटें हैं तो √3 इंटू ए है। जब बार बार इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करोगे तो अपने आप फिट हो जाएगा दिमाग। इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो हाइटों के बराबर है। तो अगर मैं आपको एक बात बोल दूं कि एक रोम्बस के अंदर एक डायगोनल जो है, जो छोटे वाला डायगोनल है वो साइड के इक्वल है, तो कैसा रोम्बस है, जिसके अंदर एक एंगल 60 होगा। अगर बड़े वाला डायगोनल साइड के √3 टाइम हाइट का है, तो कैसा रोम्बस है, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का है। सर इसको ऐसे क्यों हटा रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। ठीक है। देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ए रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर हैज वन एंगल, अगर एक एंगल इसका 60 डिग्री का हो गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जर, तो भैया लार्जर डायगोनल हो जाएगा 28 √3 और स्मॉलर डायगोनल हो जाएगा 28। खत्म बात। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट ये सिचुएशन, इसके ऊपर ये नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बार बार, इनडायरेक्टली भी यूज हो जाती है जब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8 √3 इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू साइड, तो सेम आ गया ना, एक डायगोनल जो है वो इक्वल टू साइड है। ठीक है सर। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज, तो अगर इक्वल टू साइड है यानी कि कौन से वाला रोम्बस है, 60 डिग्री वाला, और जो डायगोनल साइड के इक्वल होएगा वो छोटे वाला होएगा, उसकी लंबाई है वो साइड के बराबर है, और जो दूसरा डायगोनल है वो साइड इंटू √3 होएगा, ये √3 इंटू ए होता है, यानी कि साइड की लंबाई है जी 8 और इस डायगोनल की लंबाई है मेरे भाई 8। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया कितना है, तो देखो साइड की लंबाई 8 है तो ये भी 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया, तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भैया, तो ये जो रोम्बस है ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगलों से बना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर गुणा में 2। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर गुणा में ऐसी ऐसी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरे को एरिया वाले में देना था, अब मेरे को ध्यान आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना इससे। ठीक है, तो भैया 4 से जाएगा 16 पर, 16 दूनी 32 √3। बट ये मैंने यहाँ पर इसलिए ले लिया कि ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इसके साथ ये बिल्कुल फिट बैठेगा, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। Find the difference between lengths of both the diagonals of a rhombus with one angle as 30 डिग्री, अगर एक एंगल 30 डिग्री का है। मैं आपको हिंट दूंगा, टेंशन मतलब, बिना हिंट के कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, हिंट के साथ कर दिया तो और भी ज़्यादा मज़े ही मज़े। ठीक है, तो भैया जो रोम्बस के डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, दुनिया के हर पैरेललोग्राम के, चाहे किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम हो, डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे में तो काटते ही हैं, बट रोम्बस में खासियत है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके सर। और रोम्बस के डायगोनल जो एंगल होता है वर्टेक्स पर उसको भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। लेट दिस बी ओ, ये 90 है, ये 15 है, तो ये 75 हो जाएगा। ओके सर। और आपको एक और हिंट दूं,
बिकॉज मैंने अब तक आपको ये ट्रायंगल कराई नहीं है, बट फिर भी ये इक्वेशन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कोर्स को एक बार तो करना है नहीं, दोबारा करना पड़ेगा, देन इट विल मेक सेंस यहाँ पर। ठीक है, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल है 30 60 90 की, तो 30 के सामने वाली लंबाई अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाली √3 यूनिट और 90 के सामने वाली 2 यूनिट होगी। ऐसे ही एक स्पेशल ट्रायंगल है जो बार बार यूज होती है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे इसे। तो 15 डिग्री के सामने की लंबाई अगर √3 - 1 है तो 75 डिग्री के सामने की √3 + 1 होगी और 90 डिग्री के सामने की 2√2 होगी। डरना मत इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख के अभी। ठीक है, तो इन ए वे अगर मैं देखूँ तो एक क्वेश्चन आप पर डिफिकल्ट पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ शायद आपके सामने, है ना, कोर्स में। बट डरना मत भाई, देखो जो चीज़ जैसी है ना मैं उसको आसान डिस्प्ले करना चाह रहा, ना मैं उसको मुश्किल डिस्प्ले करना चाह रहा कि अपनी हवा बना दूँ, आसान डिस्प्ले कर दूँ कि आपके दिमाग पर बहुत ही प्रेशर कम कर दूँ और एग्ज़ाम में जाकर आप को मतलब वो क्वेश्चन आए ना, जैसी है वैसी दिखाना चाह रहा हूँ। और उसी भावना से बोल रहा हूँ कि बहुत आसान है, आप एक बार करते जाओ, जब दोबारा कई चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो दोबारा करने में आसान बनती है। ओके जी, तो अगर 15 डिग्री के सामने √3 - 1 है तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1। 75 बड़ा है तो इसलिए इसके सामने प्लस वाला, 15 छोटा है तो इसके सामने नेगेटिव वाला, 90 के सामने 2√2। इन्होंने बोला है, क्या बोला इन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनलों की लेंथ के बीच में डिफरेंस निकालना है। अच्छा, इफ द साइड मेजर्स 4 सेंटीमीटर, तो 2√2 की वैल्यू 4 है, साइड की मेजरमेंट है 4, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो रेशियो में जो 2√2 है वो रियल में 4 है, तो जो हमें रियल में निकालना है वो रेशियो में क्या है, तो भैया इसकी लंबाई हो जाएगी, अगर ये √3 - 1 है इतना, तो 2√3 - 2 इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर ये √3 + 1 है, इसको डबल कर दूंगा, 2√3 + 2, तो इनका डिफरेंस क्या होएगा, AC - BD क्या होएगा, एक तो 2√3 से 2 बड़ी है एक चीज, और एक उससे 2 छोटी है, तो इनमें तो भैया 4 का फर्क होएगा ना, फिर इससे 2 आगे है, 2 कदम आगे, 1 2 कदम पीछे, 4 का फर्क, तो इनके बीच में 4 का फर्क है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है अगर 2√2 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू क्या है। 2√2 यूनिट, रेशियो में 2√2 की वैल्यू रियल में 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4/2√2, और जो वैल्यू 4 है उसकी वैल्यू हो जाएगी ये। तो 2 दूनी 4, √2 से √2 पर जाएगा, तो 4√2 इज द आंसर। इसको देखकर अनकंफर्टेबल मत होना, क्यों नहीं होना, क्योंकि सबको मुश्किल लगना ये स्वाभाविक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, ABCD is a rhombus, a line passing through C cuts extended line AD and AB। अब ये क्वेश्चन आएगा जो आपके सामने ये है, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि टिपिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बार बार आता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, बट आपकी मस्त अंडरस्टैंडिंग चेक होगी इसके अंदर, कॉमन सेंस से भी हम इसको कर पाएंगे, फिर मैथमेटिकली भी बताऊंगा। ABCD इज ए रोम्बस, ए लाइन पासिंग थ्रू C कट्स एक्सटेंडेड AD। अच्छा, एक C से एक लाइन पास हो रही है और AD को एक्सटेंड करने पर वो उसको काटेगी, ऐसे कोई लाइन पास होगी, एक्सटेंडेड AD एंड AB। अच्छा, AD को एक्सटेंड करने पर भी काट रही है, AB को भी एक्सटेंड करने पर काट रही है, एट Q एंड P। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैं सोच रहा था। ठीक है, तो AD को एक्सटेंड करने पर भी कहीं पर काटेगी, AB को एक्सटेंड करने पर भी कहीं पर काटेगी, तो ऐसी कोई लाइन है ये। ठीक है जी, तो AD को एक्सटेंड करने पर ये काट देगी Q पर, और AB को एक्सटेंड करने पर काट देगी P पर। ठीक है जी,
और ये एक रोम्बस है, यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इन बातों को ध्यान रखना। ओके जी। क्यू डी इज हाफ ए बी, क्यू डी ए बी का हाफ है, ये बोल रहे। ठीक है जी। तो अगर ए बी की लंबाई 2 यूनिट है तो क्यू डी की लंबाई 1 यूनिट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी टू पी बी। सोचो, बताओ। हिंट दे देता हूं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, मेरे से पहले ट्राई कर लो, नहीं तो हिंट दे रहा हूं। रोम्बस की सारी साइड्स के सामने उनकी वैल्यू लिख लो जो भी है। अगली हिंट है, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो सिमिलरिटी यूज होएगी। सिमिलरिटी का मतलब लाइंस पैरेलल टू बेस, इसका यूज हो सकता है। चलिए जी करें। तो रोम्बस की ये वाली साइड 2 है तो ये भी 2 होएगी, तो ये भी 2 होएगी, तो ये भी 2 होएगी। हाँ जी सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है बेस के पैरेलल है, ट्रायंगल क्यू ए पी में। हाँ जी सर, क्यू ए पी में तो है, बेस के पैरेलल है। तो ये पॉइंट इस लाइन को जिस रेशियो में बांटेगा उसी रेशियो में इस लाइन को बांटेगा, और छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का जो रेशियो है वही छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो होगा। सिमिलर ट्रायंगल बन रही है, तो अगर छोटी ट्रायंगल की लंबाई 1 यूनिट है तो बड़ी ट्रायंगल की लंबाई क्या है, बड़ी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लंबाई 2 और 1 3। तो अगर छोटी ट्रायंगल की इस साइड की लंबाई 2 है तो इससे 3 गुना होगी बड़ी ट्रायंगल की है, ये 6 होगी। 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा। वो बोल रहा है ए बी इज टू पी बी, ए बी 2 है तो पी बी 4 है, 1:2। ठीक है, एक बार सिंक इन कर लो, अगर करना चाहो तो पॉज करके। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ फिर। ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी चेक करेगा, कॉमन सेंस से करेंगे हम। बताओ, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है जी। AB इज प्रोड्यूस टू F, AB को हमने F तक प्रोड्यूस किया, एंड BA बोला तो ऐसे इस तरफ बढ़ेगी, AB बोला तो इस तरफ बढ़ेगी, तो BA इज प्रोड्यूस टू E, BA को E तक प्रोड्यूस किया, सच दैट AB इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू BF। ठीक है, देन तो क्या होगा। ठीक है, मैंने सिचुएशन क्रिएट कर ली, ED इज ग्रेटर देन CF। आपका दिल क्या कह रहा है, ED इज ग्रेटर देन CF, हाँ कि ना। अब यहां पर कई बच्चों को लगेगा हाँ सर ऑफ कोर्स ED इज ग्रेटर देन CF, लेकिन आपको ये किसने बोला कि रोम्बस को उस तरफ झुका के बनाना है। ये रोम्बस जो आपने इस तरफ झुका दिया, अगर आप इस तरफ झुका देते ऐसे, तो अब बताओ क्या बड़ा है, ED बड़ा है या CF। अब आपको वो बड़ा लगेगा। ठीक है, रोम्बस में भैया एक एंगल छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो या तो इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, तो हम तो किधर भी झुका सकते हैं ना। उसने ये थोड़ी बोला है कि भैया एंगल बी बड़ा है, अगर एंगल बी बड़ा होगा तो ये उस तरफ झुक जाएगा, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं। तो फिर इस केस में भी हम ईडी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो जिसने भी इक्वेशन बनाया है उस भाई ने ये सोचकर बनाया है कि जनरली आदमी ऐसा बनाते हैं, तो ये दे दूं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस मे बी ट्रू, बट गारंटी नहीं ले सकते कि इस सिचुएशन में ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि ये भी बन सकती है। ओके, ED इज परपेंडिकुलर टू CF, ED इज परपेंडिकुलर टू CF। ये कैसे पता चलेगा, जब ये कहीं पर काटेंगी तो 90 डिग्री पर काटेंगी। बताओ क्या फील हो रहा है, 90 पर काटेंगी, लग तो रहा है बट फीलिंग के बेस पे थोड़ी आंसर दे सकते हैं। ठीक, ED इज पैरेलल टू CF, पैरेलल तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग तो है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, ED स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर। ये किस केस में ट्रू होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रू होएगा। देखो EF हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, और ED और CF,
और ये तब ट्रू होएगा जब ये ऐसे टच कर रही हो एक दूसरे को, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रही हो, समझ रहे हो? ED CF, ये ED होती, ये CF की लंबाई के बराबर होती और ये EF की लंबाई के बराबर होती, तब ये ट्रू होता। तो ये तो एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस मैं इसको भी काट सकता हूँ और इसको पास कर सकता हूँ। बट क्या हम एग्जाम में ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही स्ट्राइक नहीं हो रहा और आपको लग रहा है करना ही करना है तो अलग बात है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एग्जाम में टिक कर सकते हैं जब हमें लग रहा हो कि हाँ यार ये तुक्का नहीं बोल रहा है, जब अंडरस्टैंडिंग बोल रही कि हाँ ये होगा, हम श्योर हैं ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम कर सकते हैं टिक। ओके जी, अब देखते हैं। तो ये तो मैं श्योर हो गया कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इनका पता नहीं मान लो, वैसे श्योर तो हम इसके भी हो गए बट मान लो पता नहीं है, तो चलिए मैं एटलीस्ट इस बी को चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, तो लेट दिस पॉइंट बी ओ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या, अगर ये 90 बना तो ये परपेंडिकुलर होएंगी, तो इसको टिक कर दूंगा। 90 नहीं बना तो भैया नीचे वाले को टिक कर दूंगा। तो देखो, सोचो, बताओ। तो सबसे पहले तो ये करो, रोम्बस की सारी साइड इक्वल है ना, तो इन सभी को इक्वल करो। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? हिंट दूं? ट्रायंगल EAD में देखो आइसोस्केलस है। अच्छा, ट्रायंगल FBC में देखो आइसोस्केलस है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज होएगा। हिंट दे रहा हूं मैं, शायद कर लो आप। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये A होगा तो ये भी A होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये A होगा तो ये भी A होगा, तो ये 2A हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है सर। और अगर ये वाला एंगल मैं B मान लूँ तो ये वाला एंगल B होगा। हाँ जी सर। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होएगा? ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, 2B के बराबर। हाँ जी सर। और इन दोनों का सम क्या होएगा? एक रोम्बस के अंदर एडजेसेंट एंगल्स है, तो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180। अगर मैं हाफ कर दूं हर एक चीज को, इट इंप्लाइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90। आप कुछ कर सकते हैं? सोचो सोचो। A प्लस B 90 आ गया। हिंट दूं? पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल को, सबसे बड़ी ट्रायंगल यहां पर कौन सी है? OEF। OEF। अगर A प्लस B 90 आ गया, ये A है ये B है, अगर इन दोनों का सम 90 हो गया तो तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 90 हो गया, तो ये तो 90 हो ही जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर पहली बार नहीं बताओगे तो हिंट दे दूं, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया AC और BD तो डायगोनल हैं, डायगोनल के स्क्वायर का सम कर दिया। डायगोनल के स्क्वायर का सम का कोई मैंने बताया आपको चीज? और रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो मैंने आपको पैरेललोग्राम के लिए बताया है कि दुनिया के हर पैरेललोग्राम के अंदर इसके डायगोनल्स का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी सारी साइड्स के, ये सारी साइड्स के स्क्वायर का सम करोगे तो सारी साइड्स के स्क्वायर का सम एक तरफ और सारे डायगोनल्स के स्क्वायर का सम एक तरफ, वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होता है, ये हर पैरेललोग्राम में ट्रू है, तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा? अब एग्जामिनर ये करेगा, यहाँ पर या तो आपको दे देगा 4AB स्क्वायर, या आपको दे देगा 4BC स्क्वायर, या आपको दे देगा 4CD स्क्वायर, या आपको दे देगा 4DA स्क्वायर। इसी इंफॉर्मेशन को वो कैसे भी दे सकता है, तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया बस वो पता होना चाहिए। ठीक है,
कि सारे डायगोनल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सारी साइड्स का स्क्वायर का सम। सारी साइड के स्क्वायर से एक तरफ, सारे डायगोनल के स्क्वायर एक तरफ, उनको जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन रोम्बस, रोम्बस के अंदर लोकस, फिर से लोकस का क्वेश्चन आ गया। लोकस का क्या मतलब है? लोकस वर्ड आते ही हिंदी में इसको बिंदु पथ बोलेंगे। बिंदु पथ वर्ड आते ही इसका मतलब है कि बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जो कोई लोकस को हम बोलेंगे ऐसे बोल सकते हैं हम, या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और पाथ। बिंदु पथ हो गया ना, पाथ फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। तो जब भी वो लोकस की बात करे, पॉइंट्स की बात करे, तो वो आपको एक प्रॉपर्टी बताएगा कि ये एक प्रॉपर्टी है, इसको कौन कौन सा पॉइंट फॉलो कर रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को जो जो पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा तो फिर कुछ ना कुछ बनेगा। कभी लाइन बन जाएगी, कभी एंगल बाइसेक्टर, कभी सर्कल, कभी कुछ, वो हम देखेंगे। चलो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन रोम्बस एबीसीडी। तो रोम्बस एबीसीडी के अंदर किसी पॉइंट का लोकस, तो देखता हूं भैया, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। तो एक पॉइंट है जो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ए सी को मिला देता हूं। तो अब क्या होगा, अब वो पॉइंट है जो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ऐसा कुछ करवाया क्या मैंने? करवाया है मैंने। अगर भैया मैं इसके बिल्कुल बीच में एक परपेंडिकुलर खींच दूं, तो इसके ऊपर लोकेटेड हर पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ये चीज क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लोकेटेड हर पॉइंट ए और सी से इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा। तो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लोकेटेड है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लोकेटेड हर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? AC के परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके बीच में। तो भैया रोम्बस के डायगोनल्स तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दूसरे वाला डायगोनल इसके बिल्कुल बीच में आएगा। हाँ जी सर, और वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन सारे पॉइंट से मिला के इसका डायगोनल बन जाएगा, डायगोनल BD बन जाएगा उन सारे पॉइंट को मिलाकर। वो सारे पॉइंट जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट जो ए और सी से इक्वल दूरी पर हैं, उन सभी को मिलाकर डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लोकेटेड सारे पॉइंट उसके एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो अपनी अगली वीडियो होएगी उसके अंदर हम रेक्टेंगल करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। उसके अंदर हम रेक्टेंगल करेंगे, 3 क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम करेंगे, 3-4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन काइट का करेंगे। 6-7 क्वेश्चन करके अगली फिगर पॉलीगन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगली आधी वीडियो तो नहीं लगेगी शायद, इतने में 1/3 वीडियो लगेगी। ये सब करके हम अपना पॉलीगन स्टार्ट कर देंगे अगला पॉइंट। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल यहीं पर इतना ही था, इतना ही खत्म हो जाएगा। इसमें क्वाड्रिलेटरल के, अच्छा अगली वीडियो आधी लग जाएगी भाई। काइट के बाद क्वाड्रिलेटरल के मिसलेनियस क्वेश्चन भी है। हाँ, लग जाएगी आधी, वो मैं भूल गया था, मिसलेनियस भी है, बट कोई नहीं। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।